कल हमने लिया था इसके पहले वाले वीडियो में फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आज देखेंगे प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। जनरली अपन क्या बोलते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता, जैसे अपन ने बोला है हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अपन एक्चुअल में बोलते हैं कि उसके बाद हीट फ्लो नहीं होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। पर क्या होता अपन प्रिवोस्ट थ्योरी में देखेंगे, तो उसमें भी हीट फ्लो होता, पर कैसे होता वो देखेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट एवरी बॉडी रेडिएट हीट, हर बॉडी हीट रेडिएट करती ऑल द टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अप्रोक्सीमेटली -273.16 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करेंगे तो, पर अभी 0 केल्विन नहीं आता, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर के पहले, यानी इससे पहले, मतलब 1 2 3 4 5 100 200 केल्विन 300 केल्विन कुछ भी रहो, एब्सोल्यूट जीरो पे जाके क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो जाता है। देखो अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन करते समय ऐसे बताते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली बाउंडेड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर है और गैसेस के एकदम दूर है, ये ऐसे। तो जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये अपन ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, एनर्जी देंगे और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे तो वाइब्रेट होते होते एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। और ज्यादा हीट करो, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे तो एक दूसरे से और दूर जाएंगे, और जितना दूर जाएंगे उतनी कोहेसिव फोर्स कम होंगी और क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में। रिवर्स प्रोसेस करो, गैसेस से एनर्जी निकालो, टेम्परेचर कम करो, कूल करो उसको, तो वाइब्रेशन कम होंगे, मॉलिक्यूल पास में आएंगे, क्या में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। फिर और कूल करो, और वाइब्रेशन कम होंगे कम होंगे कम होंगे, एनर्जी निकाल रहे हैं अपन, वाइब्रेशन कम होते जा रहे हैं, क्या में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। इसके भी और टेम्परेचर कूल करते जाओ, ठीक है, और कूल कर रहे कूल कर रहे कूल कर रहे, जब 0 पे पहुंचेंगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट 0 तक पहुंचते पहुंचते मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो गए तो तब मॉलिक्यूल की एनर्जी 0, यानी अब वो एनर्जी इमिट करने वाला नहीं है। हायर देन दिस टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर रहो, इससे ज्यादा अपन 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, आइस, तो आइस के भी मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो थोड़ी एनर्जी वो भी इमिट करेंगे। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 केल्विन है, तो याद रखो ये है अप्रोक्सीमेटली -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो अगर -100 भी लेंगे तो भी मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे, ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जैसे ये समझा है ना, कूल करते जा रहा है, एनर्जी निकालते जा रहा है, एनर्जी निकालते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम 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 कम, और फाइनली क्या हो जाएंगे, 0। कहां पहुंच के, 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट 0, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते पहुंचते मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी 0, तो वो एनर्जी इमिट करने वाले नहीं है। तो प्रिवोस्ट का यही बोलना था कि ऑल द बॉडीज रेडिएट एनर्जी टेम्परेचर हायर देन एब्सोल्यूट 0, यानी 0 केल्विन से आगे, ठीक है। तो हर बॉडी एनर्जी रेडिएट करती, चाहे वो आइस ही क्यों नहीं हो, चाहे वो -100 पे ही क्यों नहीं हो, अगर इससे ज्यादा है वो टेम्परेचर तो डेफिनेटली हीट इमिट करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वाइब्रेट। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन यहीं पे आके बंद होंगे एट एब्सोल्यूट 0। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो यही प्रिवोस्ट का बोलना था। अब 3 केसेस दिख रहे हैं। फर्स्ट, सपोज टी है, हॉट टी, ठीक है, इट इज एट हायर टेम्परेचर और सराउंडिंग टाइम पे है लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये बॉडी इमिट ज्यादा करेंगी, इमिशन ज्यादा है, देखो एरो बना रही, पर एब्सॉर्प्शन कम। सराउंडिंग से एब्सॉर्ब भी करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, ध्यान रखना। सिर्फ इमिशन नहीं हो रहा, साथ में क्या हो रहा, एब्सॉर्प्शन। ये दिख रहा है। तो देखो सिर्फ इमिशन नहीं हो रहा, साथ में एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, इमिट भी कर रहे हैं, एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है, इसका टेम्परेचर हायर होने की वजह से इमिट ज्यादा हो रहे और एब्सॉर्ब कम हो रहे, मतलब एनर्जी का क्या हो रहा, लॉस, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज।
इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा T का, समझ में आया? तो इमिट ज्यादा हो रहा, एब्जॉर्ब कम हो रहा। अपन दे ज्यादा रहे, ले कम रहे, तो डेफिनेटली क्या हो रहा? लॉस हो रहा, लॉस, टेम्परेचर डिक्रीज, एनर्जी का लॉस हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज। फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखो, समझो इसमें आइस है, तो ये लोअर टेम्परेचर पे, अब सराउंडिंग कौन से टेम्परेचर पे? हायर। तो ये लोअर टेम्परेचर पे ये एब्सॉर्ब ज्यादा करेंगे, देखो एरो बड़ा बना है ना। अब आइस भी बोला तो 0 केल्विन से तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है ये, 0 डिग्री सेल्सियस भी रहा तो भी, तो ये एनर्जी इमिट करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेट हो रहा है। पर सिर्फ फर्क इतना है, अब एनर्जी इमिट कम होगी, तो यहाँ एब्सॉर्ब ज्यादा हो रही और इमिट कम हो रही। देखो ठीक है, यहाँ इमिट ज्यादा हो रही थी, एब्सॉर्ब कम हो रही थी, यहाँ एब्सॉर्ब ज्यादा हो रही, इमिट कम। अच्छा एरो इसके जैसी बना देते हैं, पहले इमिट का बना देते हैं, तो इमिट कम हो रही और एब्सॉर्ब ज्यादा हो रही। देखो एक जैसे हो गए, अब ये इमिशन हो गया और ये एब्सॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो इमिट कर रही आइस, 0 केल्विन से बहुत हाई टेम्परेचर है ये, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, तो मॉलिक्यूल एनर्जी इमिट करेंगे, एनर्जी इमिट कम होंगी, एब्सॉर्ब ज्यादा होंगी। तो अपन दे कम रहे और ले ज्यादा रहे, तो क्या होगा? गेन, एनर्जी का गेन। सो द टेम्परेचर ऑफ आइस विल इंक्रीज। तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। इनको ऐसे ही रख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? ये ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक सराउंडिंग और इस बॉडी का, सराउंडिंग और इस बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम। सेम होने के बाद क्या होगा? देखो या तो ये आइस है या टी है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। अब अपन क्या बोलते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो गया, पर ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रिवोस, अब जितनी एनर्जी इमिट हो रही उतनी ही एनर्जी वापस एब्सॉर्ब हो गई। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का T और इसका T, यहाँ पे बॉडी लोअर टेम्परेचर पे थी, सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे था, यहाँ बॉडी हायर टेम्परेचर पे, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे, पर यहाँ दोनों का टेम्परेचर T है सेम। तो एट दैट टाइम इन दोनों को अगर थोड़ी देर वैसे ही रख देंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होगा। देखो एक जगह इंक्रीज हो रहा है, एक जगह डिक्रीज। थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग का, चाय का और आइस का, तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा बॉडी और सराउंडिंग का, तब अपन क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंज बंद। नहीं, हीट एक्सचेंज बंद नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रिवोस, जितनी हीट इमिट हो रही, देखो यहाँ एरो अलग अलग साइज के बनाए थे, यहाँ एक साइज के बनाए हैं, जितनी हीट इमिट हो रही उतनी हीट वापस क्या होंगी? एब्सॉर्ब। सो देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो यही प्रिवोस का बोला था। जैसे ये अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई जब तक हीट एक्सचेंज होगा इन दोनों में, कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, उसके बाद हीट एक्सचेंज बंद हो जाता। पर ऐसा नहीं है, प्रिवोस ने बोला तब भी हीट एक्सचेंज चालू रहता, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, वो एनर्जी इमिट करेंगे, पर उतनी ही एनर्जी वापस सराउंडिंग से क्या करेंगे? एब्सॉर्ब। इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज होगा पर इक्वल होगा, जितनी एनर्जी इमिट होंगी उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब। देख लो, दिस इज प्रिवोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये मेन है सबसे, थर्ड वाली केस। अब देखो, देखेंगे इमिसिव पावर। अपन ने देखा है कि ब्लैक बॉडी इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, सो इट इज अ गुड इमिटर, यहाँ वो काम आएगा। इमिसिव पावर मतलब इमिट करने की पावर, तो जिसकी एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा है डेफिनेटली उसकी इमिट करने की पावर भी ज्यादा रहेगी। अब सोचना, ध्यान देना, इमिट करने के लिए एनर्जी समझो इमिट कर रहे क्यू। ध्यान देना, कप में चाय है और वही चाय अगर सॉसर में डाल दे तो कौन सी केस में जल्दी कूल होंगी? देखो होता ना बशी, और ये कप और प्लेट, कभी कभी क्या होता है कप में ज्यादा गर्म लगी तो अपन इसमें डाल देते सॉसर और उससे पिएंगे, ठीक है, प्लेट में। एरिया बढ़ गया तो एनर्जी भी ज्यादा इमिट होगी, एनर्जी भी ज्यादा इमिट होगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इमिट करने का जो पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आया? कभी कभी होता ना कि अपने को दूध दिया, अपन दही में या चाय दिया, भाई में बहुत गर्म है, फिर भी बोलते घर वाले पी के जाओ, तो क्या करते फटाक से किसी बड़ी प्लेट में डाल देते और एक दो बार हिलाया, ठंडी हो जाती और डाल दिया। तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा इमिट होंगी, एनर्जी ज्यादा इमिट होंगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस, दो चाय वही सेम, अब कप है, एरिया सेम है,
बट अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे 10 मिनट्स के लिए और इसको रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। क्या लगता है कौन ज्यादा एनर्जी इमिट करेंगे? जिसको 20 मिनट रखा है, ज्यादा देर सराउंडिंग में रखेंगे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। सो एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दो चीजें हो गई, एक एरिया एक टाइम। टेम्परेचर सेम ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं फिलहाल के लिए। अगर इसको बहुत ज्यादा गर्म कर लेंगे, इसको एकदम ठंडा ही रखा है 20 मिनट रख दिया तो थोड़ी होने वाला है। तो टेम्परेचर भी सेम। ये एग्जाम जैसा है कि एग्जाम में क्या होता, सबको कंडीशन सेम देते, उतना ही टाइम मिलता, वही पेपर मिलता एंड उतना ही लिखने का एरिया मिलता। टाइम सेम, एरिया सेम और कंडीशन सेम। तो यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का इनिशियली सेम होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा गर्म है ये ज़्यादा ठंडी है फिर बोले 20 मिनट रखे तो नहीं चलेगा। ये दोनों लॉजिक समझ में आए कि जो एनर्जी इमिट होंगी, पहला तो बोला एरिया और दूसरा बोला है टाइम। ठीक है, तीसरा नेचर ऑफ द लिक्विड। इसमें समझो वाटर है और इसमें मर्क्यूरी है। चाय नहीं बनाना है मर्क्यूरी की, एग्जाम्पल ले रहे खाली। अब चाय हटा दो, हैंडल हटा दो। इनिशियल दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब टाइम भी सेम रखेंगे, एरिया भी सेम रखेंगे, पर मटेरियल बदल गया तो प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो रहेगा R। और वो काय पे डिपेंड करेगा, इनमें से काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे। ठीक है, तो वो रहेगा इमिसिव पावर, उसको बोलेंगे इमिसिव पावर। ये एनर्जी इमिटेड, देखो फिर से समझ लेना। ये है एनर्जी इमिटेड, कितनी एनर्जी इमिट हो रही। अब वो एनर्जी जो इमिट होगी वो पहले बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एग्जांपल लिया है। सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इमिसिव पावर, इमिट करने की पावर। और ये काय पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। वाटर की बताया था स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, मतलब वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो डेफिनेटली इमिट भी ज्यादा करेगा। तो वही लॉजिक है। तो फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो लॉजिक था खाली। ठीक है, यही फॉर्मूला अरेंज करके लिख रहे हैं, ये हटा रहा है। देखो एनर्जी इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो कांस्टेंट दिया है इमिसिव पावर। तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये जो समझाया तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वहां पे, ये भी हटा देते हैं। अच्छा, इस पर से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। R इज इक्वल्स टू Q अपॉन A T। अब मिटाओ ये, देखो समझ में आया ना, ये मिटा है। ये फॉर्मूला है अब अपना मेन, एंड इट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भी, और यहाँ याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, बोला था अपन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर की डेफिनेशन देखना। इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी इमिटेड, अभी लिखा है यहाँ पे, एनर्जी इमिटेड अपॉन में है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से सुनना डेफिनेशन। अरे फॉर्मूला समझ में आया था ना, देखो फिर से बता देता। Q एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए थे तो कांस्टेंट दिए थे R। वो R काय पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो तीनों का एग्जांपल समझा ही दिया था, 1 2 3। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिया है, R को बोलेंगे इमिसिव पावर, ये एनर्जी इमिटेड। तो वही डेफिनेशन में बोल रहा है, इमिसिव पावर एंड इमिट करने की पावर। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी इमिटेड, ठीक है, एनर्जी इमिटेड अपॉन में है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो समझ आया नहीं? तो ये नहीं है दिया टेक्स्ट बुक में, डायरेक्ट यही है, पर फिर भी याद रखना। हाँ, सो R काय पे डिपेंड करेगा, R यूनिट लिख ले। एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को आप लिख सकते हैं वैट, पावर का यूनिट पर मीटर। तो ये यूनिट हो गए। डायमेंशन आप लोग निकाल ही सकते हैं, तो डायमेंशन आप निकाल के देखना उसके क्या आते हैं। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी इमिटेड अभी बताया था, काय पे डिपेंड करते, फॉर्मूले में जो लिया था वही लिखना है, Q इज इक्वल्स टू RAT। हाँ हाँ, R मतलब नेचर ऑफ द लिक्विड, कौन सा लिक्विड है। सेकंड काय पे डिपेंड करेगा, एरिया, सरफेस एरिया।
थर्ड क्या पे डिपेंड करेगा? टाइम। और अपन ने क्या बोला था इसमें डेफिनेशन में? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो काय पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो एनर्जी इमिटेड काय पे डिपेंड करती है? अगर ये पूछा तो याद रखना 4 पॉइंट लिखना, नेचर, एरिया, टाइम और टेम्परेचर। तो फिर से देखना, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, ये R, इट इज डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट हो गया, डायमेंशन तुम लोग निकालना। एनर्जी इमिटेड काय पे डिपेंड करेंगे? एनर्जी इमिट जो हो रही है वो काय पे डिपेंड करेंगी? जो यहाँ समझाया तो वही याद रखना। एरिया पे डिपेंड करेंगे, टाइम पे डिपेंड करेंगी, नेचर ऑफ द लिक्विड पे, और टेम्परेचर कांस्टेंट बोला था, अगर वो चेंज हुआ तो टेम्परेचर। देखो देखो जो लिखा था वही है, एनर्जी पावर, सॉरी इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर। ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए था। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिखे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो अपन ने देखा है ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर, 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इट इज ऑल्सो अ गुड इमिटर। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, क्योंकि जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा डेफिनेटली वो इमिट भी ज्यादा करेगा। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। तो यही फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा लिखेंगे, RB ब्लैक बॉडी के लिए, एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, एरिया और ये टाइम, यही फॉर्मूला वैसे लिखेंगे। अच्छा अब देखो, सपोज एग्जाम में 90% आए, सपोज कर रहे हैं कि आए 90% आए, घर वालों को दिखाया, फिर भी घर वाले किसके साथ कंपेयर करते? अच्छा टॉप कौन है, उसको कितने है? 98, तेरे को 90 आए। 90 की खुशी नहीं है, 8% कम का दुख है, ठीक है। तो कंपेयर हमेशा किसके साथ करते? हायर वाले के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी की इमिट करने की पावर अगर कंपेयर करना है तो डेफिनेटली किसके साथ करेंगे? हायर कौन है? ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा? कंपैरिजन। सपोज 10 मार्क की टेस्ट है, तुम्हारे को मिले 8 और किसी एक को मिले 10, तो कंपैरिजन ऐसी होगी कि उसके कंपैरिजन में तुम्हारे को कितने मिले हैं? 0.8 और वी कैन से 80% कंपैरिजन। तो उससे पता चलेगा कि तुम्हारी इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में या अच्छे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितने परसेंट है? 80%। तो वही परसेंटेज है कि 80% मिले, 90% मिले। 90% मिले मतलब 100% से 10% कम है अपन, तो जो परफेक्ट है उससे कितना कम है वो कंपैरिजन है। ये देखो समझ में आ रहा है क्या? तो ये है समझो 8, तो ये है समझो 10, ज्यादा रहेगा। तो इसका इमिसिव पावर इसके कंपैरिजन में कितना है? तो वो ये निकल गया, कितना है? 80%। डेफिनेटली ये हमेशा हायर ही रहेगा, इसको 100% ही लेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। और बाकी दूसरी बॉडी जैसे ये 60 है, तो इसका इमिसिव पावर कितना है? 60%। एब्जॉर्ब करने का पावर भी 60 रहेगा। ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में ये 60% एनर्जी इमिट करेगा। समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, लॉजिक समझना। तो नई डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। कंपैरिजन ऑर्डिनरी बॉडी का कंपैरिजन ब्लैक बॉडी के साथ। अभी जो बताया था, ये समझो 8 है, ये 10 है, तो 8/10 यानी क्या आएगा? 0.8 यानी 80%। इस बॉडी का ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में इमिसिव पावर कितने परसेंट है? 80%। समझ में आया? अब इसका और इसका यूनिट तो सेम ही रहेगा। सो इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी हैज नो यूनिट and no dimension। डेफिनेशन देखा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी या एनी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और याद रखना, E अगर ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी के साथ ही कंपेयर करें, ऊपर भी नीचे भी कर दे, तो आंसर क्या आएगा? 1। और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कितना है? तो ब्लैक बॉडी के लिए याद रखना, फिल इन द ब्लैंक में आए तो E
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, यानी 100% एनर्जी जितनी डालेंगे उतनी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वापस उतनी ही एनर्जी क्या कर देंगे, इमिट। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। अगर यहाँ E की वैल्यू 0.8 है, जैसे अभी बताया था E की वैल्यू, तो A की भी वैल्यू यहाँ आएंगी 0.8। इमिशन अगर उससे 80% है तो एब्जॉर्प्शन भी मतलब 80% है। तो अब ये अपने को प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू E। इसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ, करंट वाला नहीं है, किरचॉफ लॉ करंट में भी है और इसमें भी है, तो ये है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। वो देखते हैं, समझ में आएगा कंपैरिजन। डेफिनेशन याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कंपैरिजन कर रहे हैं, देख लो एक बार। अब ये प्रूफ कर रहे हैं किरचॉफ लॉ में, A इज इक्वल टू E। अब लेंगे किरचॉफ लॉ। तो देख क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किरचॉफ लॉ था, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। ये है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। तो अब देखो, अपने को इस लॉ में प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू E। यही उसका स्टेटमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, मींस गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। यही अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, अब ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी याद रखना। सपोज आइसोलेटेड कंटेनर है जिसका बाहर के सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसमें दो बॉडीज सस्पेंड करेंगे, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एक ऑर्डिनरी कोई दूसरी बॉडी। ये देखिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं है। तो देखो कुछ टर्म्स लिख लेते पहले। RA इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। RB कर देते, बॉडी को नाम दे देते, A इसको नाम दे देते, B तो इसको दे देते, ये B समझो, ये O, ये B ब्लैक बॉडी, O ऑर्डिनरी बॉडी। सो R is the emissive power of ordinary body, ठीक है। A coefficient of absorption, पर कौन सी बॉडी का, ऑर्डिनरी बॉडी का, क्योंकि A की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए क्या है 1, तो वो नहीं लिखेंगे। हाँ, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। देखो समझ में आया, A इज द एरिया ऑफ ईच बॉडी, वो सेम है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया जो बाहर के सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हो गया एक सराउंडिंग अपना, ये एक ब्लैक बॉडी, ये ऑर्डिनरी बॉडी, उसमें सस्पेंड कर दिए। तो इनिशियली सबका टेम्परेचर अलग है, सबका टेम्परेचर अलग है, ब्लैक बॉडी का अलग है, ऑर्डिनरी बॉडी का अलग है और ये सराउंडिंग का अलग है। थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दो, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस थ्योरी तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तीनों का मतलब ब्लैक बॉडी का, ऑर्डिनरी बॉडी का और ये जो सराउंडिंग है उसका, तीनों का टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर सेम होने के बाद क्या होगा, जितनी एनर्जी इमिट होंगी उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी। तो वही लिख रहे, ध्यान दो, हाँ पहले लिख रहे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, यानी ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी दूसरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी। शॉर्ट में लिखना एनर्जी इमिटेड इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? देखो प्रीवियस थ्योरी में क्या था कि थोड़ी देर अगर आप बॉडी को ऐसे रख देंगे तो टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद अपन पहले बोलते थे कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, पर अब अपन बोल रहे हैं हीट एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? जितनी एनर्जी इमिट होगी उतनी एब्जॉर्ब, सो देयर इज नाइदर लॉस नॉर गेन। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा पर हीट एक्सचेंज हो रहा। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एनर्जी इमिटेड और ये है, एनर्जी इमिटेड है समझो Q। तो
तो एब्जॉर्ब क्या रहेंगे, यहाँ बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या था, हाँ, A is equals to Q A upon Q, so Q A is equals to A into Q, तो यहाँ लिखेंगे A into Q। देखो यहां से लिया है वो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये इट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले जो लिया था, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू रेशियो ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, इसको इधर मल्टीप्लाई करो A into Q, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी इमिटेड कितनी है Q, सेम लिखना है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम डाल सकते हैं इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्सॉर्ब, हाँ, एनर्जी इमिटेड Q, क्योंकि अब टेम्परेचर सबका सेम है, हाँ, इधर A की जगह 1, माइन्यूट चेंज करना पड़ेगा, देखो वापस से लिखते थोड़ा सा, एनर्जी इमिटेड Q लिखा था ना, तो वहां लिख रहे हैं R, एनर्जी इमिट कितनी होंगी R, कौन सी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि अपन यहाँ ये लिखा है R, नहीं तो Q लिखा होता तो Q लिखते, अभी R लिखा है, और एब्जॉर्ब का जैसे यहाँ से बताया था Q into A, ये आता है, फिर से बता था QA अपॉन Q इज इक्वल्स टू A, ये लॉजिक से लिया है, हाँ। अब लिखेंगे वापस से परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, एनर्जी इमिटेड इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्सॉर्ब। अब यहां जैसे R लिखा है तो यहां एनर्जी इमिटेड लिखेंगे RB, तो Q लिख दिया था एनर्जी के लिए, जो पहले अपन ने सिंबल यूज किया था स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल्स टू QA वैसा वाला, और वो नहीं, ये लिखना सिंबल एनर्जी इमिटेड में, और एनर्जी इमिटेड यहाँ कितनी रहेंगी RB, इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, और एनर्जी एब्सॉर्ब A की वैल्यू 1, तो यहाँ बचेगा Q का, तो ये हो गया इसके लिए, सिंपल है, एनर्जी इमिटेड Q लिख दिया था टोटल एनर्जी का, पर यहाँ एनर्जी इमिटेड Q भी लिख रहे थे, पर वो R लिखना है खाली, सिंबल बदल गया इसलिए चेंज कर दिया यहाँ पे, नहीं तो पहले अपन ने एनर्जी टोटल का Q ही लिया था, R ले रहे, सो एनर्जी इमिटेड R है, एनर्जी एब्सॉर्ब यहाँ से निकाला है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब अपॉन द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, ये एनर्जी इमिटेड, ये एनर्जी एब्सॉर्ब, ये एनर्जी इमिटेड ब्लैक बॉडी के लिए खाली B की है, और ये एनर्जी एब्सॉर्ब A की वैल्यू वहां क्या है 1, दोनों का रेशियो लेना है खाली, डायग्राम नहीं है टेक्स्ट बुक में, ध्यान रखना, ड्रॉ कर सकते तो इसको हटा रहे हैं, पर दोनों का रेशियो ले रहे हैं, रेशियो लो, ये अपॉन ये, सो R अपॉन RB, R अपॉन RB, ये Q और ये Q कैंसिल यानी A, सो ये क्या है E is equals to A, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और ये A, तो ये अपना प्रूफ हो गया, देखिए वो बीच में खाली ये हुआ था, यहाँ पे हमने Q लिख दिया था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या है R, एनर्जी इमिटेड यहाँ R, और यहाँ एनर्जी इमिटेड क्या लिखते हैं RB, बस उतना है चेंज, देखिए तो ये था किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। अब देखेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलो या ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है वो पता है अपने को, जैसे अपन जो सनलाइट है उसमें स्पेक्ट्रम है 7 डिफरेंट कलर्स का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सन से अपन ने देखा कि अपने को रेडिएशन मिल रहा है हीट और लाइट, ठीक है, तो सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं है, अरे सबकी वेवलेंथ अलग है, ये है विजिबल लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड। इंफ्रारेड रेडिएशन भी मिलते और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी मिलते। तो अपन ने देखा ना यूवी रेज है, अपन क्रीम व्रीम लगाते हैं यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए, चश्मा लगाते हैं यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब हीट। तो जो सन से एनर्जी मिल रही है, सन जो एनर्जी इमिट कर रहा, उसमें कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं है, हर एक की वेवलेंथ अलग है। इसकी अलग है, वायलेट की अलग है, ग्रीन की अलग है, रेड की अलग है, इंफ्रारेड की अलग है। तो हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है। तो कोई सिंगल वेवलेंथ में एनर्जी नहीं मिल रही। वेव्स मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिंगल वेवलेंथ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही। देयर इज वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। उसी तरह जब अपन ब्लैक बॉडी कंसीडर करेंगे, ब्लैक बॉडी को रखेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे सन एक फिक्स टेम्परेचर पे, वहां से जो रेडिएशन आ रहा है अपने को पता है। ब्लैक बॉडी को अलग अलग इस पे रखेंगे। देखो किसी भी चीज को अगर तुम एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तो वो वापस एनर्जी इमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करेंगे और उसमें से जो एनर्जी आ रही उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे बनता देखते हैं, ध्यान देना। यहां मार्क करेंगे वेवलेंथ, ठीक है, और यहां रेडिएंट पावर। पहले समझो 1000 केल्विन पे रखा है, एक जस्ट एग्जांपल है। 1000 केल्विन तक ब्लैक बॉडी को हीट किया 1000 केल्विन तक। अब हीट देना बंद कर दिया तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो वापस क्या करेगा, इमिट। तो जो इमिट करेगा, जैसे सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं है, उसी तरह ब्लैक बॉडी जो एनर्जी इमिट करेंगी उसमें भी सिंगल वेवलेंथ नहीं रहेंगी। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो वही पहला पॉइंट है इसका ग्राफ का। तो ध्यान दो, यहाँ एक ऐसे डॉटेड लाइन बना रहे हैं। ये जो सेक्शन बनाया है ये है समझो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी ये विजिबल रेंज है। इधर यूवी रेडिएशन और इधर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं आ रही, कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं आ रही। तो पहले 1000 केल्विन पे रखा है, उसका ग्राफ देखेंगे तो ऐसा आएगा। ग्राफ का मीनिंग ये हुआ कि सभी वेवलेंथ है उसमें, अल्ट्रा वायलेट भी है, विजिबल भी है, इंफ्रारेड वेवलेंथ भी है। यहाँ नंबर डालेंगे अभी लगे तो, ठीक है। ये 0 वायलेट की अप्रोक्सीमेटली 4000, इसकी अप्रोक्सीमेटली 8000, इधर समझो 10000 एंड इधर कम 2000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये विजिबल रेंज है। नाउ ध्यान से सुनना, समझो ये है 9000 वेवलेंथ की वेव सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी, रेडिएंट पावर उस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा है। बाकी की भी है मगर उससे कम है। तो याद रखना, सिंगल वेवलेंथ में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना, सन के लिए भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखना, एज वेवलेंथ इंक्रीजेस, रेडिएंट पावर लिखो, दिख रहा है, हाँ, एज ये रेडिएंट पावर है, तो as wavelength increases radiant power also increases and becomes maximum। यहां पे जो वेवलेंथ है, समझो यहां से डॉटेड लाइन बना लो ऐसे, तो यहां जो वेवलेंथ रहेंगी उसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ विद मैक्सिमम रेडिएंट पावर। मतलब उस वेवलेंथ की वेव सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी को वेव्स ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आया? देखो फिर से, as wavelength increases radiant power also increases and becomes maximum। उस वेवलेंथ यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 9000 या 8500 जो भी होगा उसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स। एंड अगेन इफ वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड रेडिएंट पावर डिक्रीजेस। समझ में आया? ये दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी है, विजिबल रेडिएशन भी है, हीट रेडिएशन यानी इंफ्रारेड रेडिएशन भी है। समझ में आ रही है? देखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्राफ जैसे बनाया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी रेडिएंट पावर भी क्या होगा, इंक्रीज एंड बिकम्स मैक्सिमम। बियॉन्ड विच वेवलेंथ इज इंक्रीज रेडिएंट पावर अगेन डिक्रीजेस। जिस वेवलेंथ पे रेडिएंट पावर मैक्सिमम है उस वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा मैक्स। दो पॉइंट हो गए ना, एक बार वापस से सुनना फिर आगे के पॉइंट पे चलना, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिए, समझो 2000 केल्विन कर दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब एनर्जी ज्यादा दिया है, एनर्जी ज्यादा दिया है तो इमिशन भी ज्यादा होगा। तो अब देखो ग्राफ, दूसरा ग्राफ कैसे आएगा, इसी के ऊपर बनाना,
तो ग्राफ वही है, पहला ग्राफ ऐसे था, दूसरा ग्राफ ऐसे आ गया। तो ये जो एरिया है नीचे का ये बढ़ गया, देखो एरिया इंक्रीज हो गया। इस ग्राफ के नीचे एरिया कम था, इस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है। एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया मतलब एनर्जी इमिटेड बढ़ गई, एनर्जी जो इमिट करेगा वो बढ़ गई, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ इंडिकेट रेडिएंट पावर या रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर, ठीक है। सो एरिया अंडर द ग्राफ इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। जितना बड़ा एरिया मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब एक लॉजिक और समझना, ठीक है। फिर से देखो 3 पॉइंट रिमाइंड करा देता वापस से। पहला पॉइंट, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड या पावर बोल सकते हैं, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं है, यूवी रेडिएशन भी है, विजिबल रेडिएशन भी है, इंफ्रारेड यानी हीट रेडिएशन भी है, गर्मी भी मिलेंगी, लाइट भी मिलेंगी और यूवी रेज भी मिलेंगी। नाउ आगे चलते, फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। सेकंड पॉइंट, as we increase the wavelength radiant power also increases and becomes maximum। वहां पे wavelength को क्या बोलेंगे, lambda max। if the wavelength is increased further radiant power again decreases। दो पॉइंट, एरिया, इसके नीचे का एरिया बड़ा है, इसके नीचे का एरिया कम है, तो एरिया अंडर द ग्राफ indicates the energy emitted per unit time या radiant power, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट समझना, कभी किसी ऑब्जेक्ट को, लोहे को अगर लोहार के यहाँ हीट होते हुए देखेंगे तो पहले वो कैसे दिखता, देखना पहले वो दिखता, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो डल रेड, एकदम डिम लाल रंग का, ब्राउनिश लाल ऐसा दिखेगा। जब उसको और ज्यादा हीट करेंगे तो वो बन जाएगा ब्राइट रेड, और ज्यादा हीट कर देंगे तो वो बन जाएगा व्हाइट कलर का दिखेगा। तुम लोगों को शायद केमिस्ट्री में कहीं हुआ होगा कि कोल को अगर 1400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो तो वो व्हाइट कोक को तो वो व्हाइट हॉट दिखने लग जाता है, और 1000 पे है तो वो रेड दिखेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखना, वो यहीं से कंपैरिजन में लेंगे। जैसे 2 स्टार्स हैं, एक है रेड कलर का और एक है ब्लू कलर का। 2 कलर के स्टार दिख रहे हैं अपने को, एक रेड ब्राइट रेड है जैसे अपना सन, ऑरेंज रेड, ठीक है, और एक स्टार दूर है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो याद रखना ब्लू कलर वाले का ज्यादा है। उसका एक्सप्लेनेशन भी अभी देंगे अपन। तो जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे कलर में चेंजेस आएंगे। तो क्यों आ रहे हैं, और ब्लू कलर का स्टार क्यों ज्यादा हॉट है एज कंपेयर टू ब्राइट रेड, वो तो ब्राइट रेड दिख रहा, फिर उसका टेम्परेचर कम कैसे, वो समझना, ठीक है। वो नेक्स्ट पॉइंट है अपना ग्राफ का। तो तीनों चारों पॉइंट एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ना और डर से देखना, फिर हाँ आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, ग्राफ में देखो पीक पहले यहां था, अब वो पीक यहां शिफ्ट हो गई, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो पहले समझो 9000 थी, अब किस पे आ गई 8000। मैं सिर्फ ये बोल रहा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट हुई है लेफ्ट की तरफ। कहां शिफ्ट हुई है, लेफ्ट की तरफ, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। देखो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई है, पर जहां पीक रेडिएंट पावर मैक्सिमम मिल रहा था वो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हुई है जैसे टेम्परेचर बढ़ा है। तो अब देखो ये रेड के क्लोज है, तो पहले कैसे दिख रहा था, जो ऑब्जेक्ट हीट किया था वो डल रेड दिख रहा था। अब ये एग्जैक्ट ऑरेंज और रेड के बीच में है यहाँ पे, तो वो ब्राइट रेड दिखेगा। तुम टेम्परेचर और बढ़ाओ तो एरिया डेफिनेटली बढ़ेगा। टेम्परेचर अब कर दिया समझो 3000 केल्विन, तो पीक इधर था अब और इधर शिफ्ट हो गया, अब सभी कलर उसमें आ गए समझो, तो अब वो ऑब्जेक्ट दिखेगा व्हाइट कलर का। कैसे दिखेगा, व्हाइट, पहले रेड दिख रहा था अब व्हाइट, यानी जो व्हाइट दिख रहा कोक वो ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू रेड, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब और टेम्परेचर बढ़ा दो, 4000 केल्विन कर लो, तो और पीक बड़ा करना पड़ेगा, और जो पीक शिफ्ट हो गया अब यहाँ, अब कहां आ गए, वायलेट इंडिगो ब्लू के क्लोज में, तो वो ब्लू अपीयर होगा। तो ये था रेड वाला स्टार और ये है ब्लू वाला स्टार। देखो किसको किसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ये टेम्परेचर नहीं रहेगा, जस्ट एग्जांपल बोल रहे हैं, समझ में आया ना। तो कलर के हिसाब से देखना, गैस की फ्लेम देखो बर्नर की अपने ब्लू कलर की रहेगी, कौन से कलर की रहेंगी, ब्लू कलर। और कैंडल में देखना, ये कैंडल बर्न होगी तो उसमें 2 लेयर रहती है, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर। तो अंदर वाली लेयर देखना ब्लू कलर की रहेगी और बाहर वाली लेयर ऑरेंज या रेडिश
अंदर वाली का टेम्परेचर ज्यादा है। कैंडल जला के देखना, जहाँ पे वो धागा रहता है कैंडल का, वहां वो ब्लूइश दिखेगा थोड़ा सा, मतलब यहाँ, और आजू बाजू का थोड़ा ऑरेंज दिखेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां बाजू में थोड़ा हीट जैसे स्प्रेड होगी कम हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को जब हीट करते तो उसका कलर चेंज होता। पहले दिखेगा, ये वाला ग्राफ देखो, रेड से आगे है तो डल रेड दिखेगा, एग्जैक्ट ऑरेंज रेड के क्लोज आ गया तो ब्राइट ऑरेंज रेड दिखेगा। फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो पीक यहाँ शिफ्ट हो रहा है इधर ना, पीक डायग्राम बनाते हुए याद रखना, पीक यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर दिखेगा व्हाइट, फिर और ज्यादा हीट करेंगे तो ब्लूइश कलर का दिखेगा। तो दो स्टार है, रेड कलर का और ब्लू कलर का, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? ब्लू कलर का। तो इसकी वजह से तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एरिया तो बढ़ा ही रहे, एनर्जी इमिटेड ज्यादा बढ़ेंगी, पर जो पीक है वो भी देखो कहां शिफ्ट हो रहा, लेफ्ट की तरफ। पीक कहां शिफ्ट हो रहा, लेफ्ट की तरफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होते जाएगी। तो ये एक पॉइंट है, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, as we go on increasing the temperature, the value of lambda max goes on decreasing. कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स। ठीक है, देखिए। तो फिर से एक बार पॉइंट्स रिपीट करना, ध्यान देना। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये ग्राफ पर से, as wavelength increases, radiant power also increases and becomes maximum. उस वेवलेंथ को बोलेंगे लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ विद मैक्सिमम रेडिएंट पावर। उसके बाद अगर वेवलेंथ इंक्रीज किया तो रेडिएंट पावर डिक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, एरिया अंडर द ग्राफ इंडिकेट द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं उतनी ज्यादा वापस इमिट होंगी, तो एरिया बढ़ते जा रहा, एरिया बढ़ते जा रहा। समझ में आता नहीं? एरिया अंडर द ग्राफ इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड। ठीक है। Now fourth point, as the temperature increases, the value of lambda max goes on decreasing. तो इसी का एक्सप्लेनेशन अपन दे सकते हैं कि रेड और ब्लू स्टार है, तो ब्लू स्टार ज्यादा हॉट क्यों है एज कंपेयर टू रेड। ये रहा रेड, टेम्परेचर कितना है 2000 केल्विन। एक बार जस्ट एग्जांपल लिख रहे, यहाँ लिख देते 2000, 3000, 4000। ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं रहते स्टार के, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं। तो यहां दिख रहा था रेड, और ज्यादा हीट किए लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई, तो अब कैसे दिख रहा 4000 केल्विन पे ब्लू, तो डेफिनेटली टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। देखो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, पर जहां मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा था उस वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हुई है खाली। इसीलिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते, याद रखना, तो वो पहले दिखेगा डल रेड, फिर दिखेगा ब्राइट रेड, और ज्यादा हीट करेंगे तो व्हाइट, और ज्यादा हीट करेंगे तो ब्लू। कैंडल का एग्जांपल बताया था, कैंडल में बीच वाला पार्ट, कोर वाला पार्ट एकदम ब्लूइश दिखेगा हल्का सा, और बाहर वाला पार्ट ऑरेंज, और उसके थोड़ा और बाहर आएंगे तो हल्का ऑरेंज हो जाएगा। और तो वो एक ऑब्जर्वेशन करना, समझ में आया? तो ये ग्राफ के वो पॉइंट होगा। और एक और पॉइंट लिखना, अगर बॉडी रूम टेम्परेचर पे है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, या 300 केल्विन, तो उसमें विजिबल रेडिएशन रहते क्या? जैसे अपन ने रूम टेम्परेचर पे एक लोहे का टुकड़ा रख दिया, उसमें से लाइट इमिट हो रही है, लाल दिख रहा है, लाइट इमिट कर रहा है क्या? नहीं। तो उसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान देना, यहां से ये बहुत ही निग्लिजिबल बना है यहां से। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन से है? इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या मिलेगा उसमें से? हीट। तो ये भी एक पॉइंट लिखना है कि इफ द टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, मैक्सिमम जो रेडिएशन इमिट होंगे उस बॉडी में से वो थर्मल रेडिएशन है, हीट रेडिएशन है बस। ठीक है, हीट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, विजिबल नहीं रहेंगे, तो थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगे वो मैक्सिमम। तो ये एक पॉइंट लिखना है उसमें। अब इसी पर से एक और लॉ है वो बताता, देखो ये पॉइंट से पर सुन लेना वापस से। अब देखो अपन ने ये लिया था कि as we increase the temperature the value of lambda max goes on decreasing, lambda max की वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो रही, डिक्रीज हो रही। सो इसको बोलते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेस होना लेफ्ट की तरफ, तो इट इज कॉल्ड वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इनवर्स वेरिएशन है कि टेम्परेचर बढ़ रहा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही, मींस प्रोडक्ट कांस्टेंट। सो लैम्डा मैक्स t इज सम कांस्टेंट v, सो लैम्डा मैक्स t कांस्टेंट की वैल्यू है 2.898, याद रखना वैल्यू
2.898 इंटू 10⁻³ वेवलेंथ का मीटर और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये वैल्यू है, देख लो, दिख रही है वो? अच्छा एक मिनट वापस लिख देता, दिखने की उधर। अच्छा ये तो दिख ही रहा, तो ये देखना टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ लिख देता, देखो अब दिख रहा है क्या? लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट की वैल्यू है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। हाँ अब है, ठीक है, 2.898 into 10⁻³ meter Kelvin. So this is Wien's displacement law. Statement वैसे लिखना, as we increase the temperature in black body radiation, the value of lambda max goes on decreasing. इसी का एक्सप्लेनेशन वही है कि कलर क्यों चेंज होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते तो वो पहले दिखेगा डल रेड, फिर ब्राइट रेड, फिर व्हाइट एंड देन ब्लूइश कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर का स्टार और रेड कलर का स्टार अगर कंपेयर करेंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? ब्लू कलर वाले का। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और इस फॉर्मूले से सन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं अपन कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिल गया? लैम्डा मैक्स, और ये कांस्टेंट पता है तो क्या मिल जाएगा वहां पे? सन का टेम्परेचर। तो ऐसे ही सन का टेम्परेचर गिना है, वहां कोई टेम्परेचर थर्मामीटर लेके गिनने नहीं गया था। तो ऐसे ही वहां से जो रेडिएशन आ रहा है उसका क्या बना लो? ग्राफ। उससे तो कांस्टेंट रेडिएशन आ रहा है ना, टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रेडिएशन का ग्राफ बन गया। लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल लो और इस फॉर्मूले में डालेंगे तो टेम्परेचर का आंसर मिल जाएगा। लैम्डा मैक्स की इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू ये, लैम्डा मैक्स यहां से पता चल गया टेम्परेचर। मून का टेम्परेचर अलग, दूसरे स्टार्स का टेम्परेचर इसी मेथड से गिना हुआ है। तो ये है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी वैल्यू डिक्रीज होंगी। इनवर्स वेरिएशन है मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। देख लो, तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करेंगी वो। अब हम लेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब देखो, जब ये अपन ने डिराइव किया था कि R = Q/AT, रेडिएंट इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यहां अपन ने टेम्परेचर क्या लिया था? कांस्टेंट, याद है ना? अब भी डिफाइन किया था। इमिसिव पावर, इमिट करने की पावर, इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट टेम्परेचर क्या रखा था तब? कांस्टेंट। टेम्परेचर रखा था कांस्टेंट। बट अगर किसी ने पूछा चलो ठीक है एरिया चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है, एनर्जी इमिट बदल जाएंगी, टाइम चेंज हो रहा तो भी बदल जाएंगी, बट टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला था। टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या? तो वो इन्होंने दिया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन में। अकॉर्डिंग टू देम ब्लैक बॉडी के लिए लिखेंगे RB, रेडिएंट यहाँ पे B लिखा था और यहाँ ब्लैक बॉडी के लिए B लिखा था। ठीक है, इमिसिव पावर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा वो देखते हैं। इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो ये है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। बाकी सब चीजें सेम रखेंगे। तो टेम्परेचर पहले कांस्टेंट लिया था, भाई टेम्परेचर चेंज कर रहे तो क्या? तो ये रिलेशन रहेगा। तो याद रखो स्टेटमेंट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन का स्टेटमेंट है इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर से सुनना, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना 5.67 इंटू 10⁻⁸ 5678 ऐसा है। ठीक है,
5.67 वो 5678 मत लिख देना, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब यूनिट देखना, आर का यूनिट क्या था यहाँ पे, एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं उसका यूनिट जूल अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड, और टेम्परेचर अपॉन में आ जाएगा, तो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन रेज़ टू 4। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू 4, या फिर जूल अपॉन सेकेंड का वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। ये टेम्परेचर ये डिवाइड कर दो, आरबी का यूनिट ये लिखा है और टेम्परेचर का केल्विन रेज़ टू 4 ऐसे, ठीक है। देख लो डायमेंशन तुम लोग निकाल लेना उसके, डायमेंशन निकालना। अब ध्यान दें, ये है ब्लैक बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी रही तो ये हटा देते हैं इससे। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या, तो ये अपन ने डिराइव किया है अभी, E = R अपॉन RB, कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। एनर्जी ये है ऑर्डिनरी बॉडी, ये ब्लैक बॉडी, कंपैरिजन जो बोला था। तो इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज इमिसिव, coefficient of emission is defined as ratio of emissive power of any body to emissive power of perfectly black body. So R will be equal to E into RB. तो ये फॉर्मूला डाल दो। So RB is equals to, ये लिख रहे हैं E के साथ, E sigma T raised to 4. R is equals to E RB. तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये हो गया फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E। अब E की वैल्यू मत डालो, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उस पर से लाया। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन का स्टेटमेंट याद रखना, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, और ये उसकी वैल्यू। और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए वो देख, तो याद रखना है यहाँ इमिसिव पावर काय पे डिपेंड कर रहा, टेम्परेचर। इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो QAT जो फॉर्मूला लिखा था, R = Q अपॉन AT, तो ये R कांस्टेंट था, ना Q पे डिपेंड करेगा, ना A पे डिपेंड करेगा, ना T पे डिपेंड करेगा, तो काय पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर हटा देंगे तो वही। अब देखो आगे, इसी का लेंगे, सपोज a black body is kept in black surrounding, ये black surrounding है और ये black body है। बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, सो T इज ग्रेटर देन T0, तो एनर्जी इमिट ज्यादा होंगी, एब्जॉर्ब कम होंगी, यानी एनर्जी का बॉडी के लिए क्या होगा, लॉस, ठीक है। सो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम अपॉन में कर देते ऐसे, इट इज इक्वल्स टू, अभी लिया था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब इमिसिव पावर सिग्मा इंटू T⁴ ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा T⁴ बॉडी का टेम्परेचर। नाउ एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट टाइम क्या आएगा, जितना सराउंडिंग उस पर इंसिडेंट करेगा वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब कर लेगा, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के लिए लिखेंगे ऐसा, सिग्मा इंटू T⁴, जितनी ये इमिट कर रहा उतनी ये एब्सॉर्ब कर लेगा। देखो, तो ये है एनर्जी इमिटेड बॉडी की, ये है एनर्जी एब्सॉर्ब बॉडी के लिए, पर कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब, जितनी सराउंडिंग इंसिडेंट करेगा उस पर, तो यहाँ T लिखा है T0। Therefore, loss of energy per unit time will be equal to, loss of energy per unit time will be equal to, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिग्मा T minus T⁴, सिग्मा
इन ब्रैकेट T माइनस T0 रेज टू 4, सिग्मा कॉमन निकल लिया। और ये ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो सिर्फ एक्स्ट्रा E आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी एक्स्ट्रा E आया था, तो E सिग्मा T रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ 4 लिखना रह गया था, कॉमन निकाल लिया सिग्मा T रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4। तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लॉस का फॉर्मूला। फिर से देखा, एनर्जी इमिटेड, ये बॉडी कितनी एनर्जी इमिट करेंगे ब्लैक बॉडी, सिग्मा T रेज टू 4। अब वो एब्जॉर्ब कितनी करेगा, जितनी सराउंडिंग इमिट करेगा, तो सराउंडिंग इमिट कितनी करेगा, सिग्मा T0 रेज टू 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन, एनर्जी इमिट ज्यादा कर रहा, एब्जॉर्ब कम कर रहा। अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रहा तो E एक्स्ट्रा आ जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ अपना रेडिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो याद रखना, जो इमिसिव पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिया था ब्लैक बॉडी के लिए, T रेज टू 4। तो याद रखना, इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो ये वाले फॉर्मूले में कहीं पे भी डिपेंड नहीं करेगा, Q अपॉन AT, ना एनर्जी पे डिपेंड करेगा इमिटेड पे, ना एरिया पे, ना टाइम पे, वो खाली कहीं पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो ये याद रखना। तो यहाँ अपना ये थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ये लास्ट था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करना।